Hi, welcome to UPSC History Guru. My name is Suhail Turki and I welcome all of you. And today I'm going to discuss something very important for all of you. And this video is going to be one of the turning point, mostly for those who are preparing for the UPSC examination in 2022, and also those who are now preparing for the 2023, even those who are going for the 2021. वेल यूपीएससी हिस्ट्री गुरु का हमेशा लक्ष्य यही रहा है कि हम लोग आपके साथ कुछ नई चीज़ें लेके आए। और आज जो वीडियो मैं आपके साथ लेके आया हूँ, आपने काफ़ी बार काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक सवाल करते हैं। मोस्टली क्लास के अंदर तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उनसे उनकी उस प्रश्न का जवाब दे पाऊँ। बट आज मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप एक वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक वर्ड जो मैं बहुत टाइम यूज़ करता हूँ उसका अगर आप देखेंगे तो बच्चा मुझसे ये कहता है कि सर आप एनालिटिकल ये का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। आप हमेशा ये कहते हो कि एक अप्रोच एक बच्चे की जो यूपीएससी के लिए होनी चाहिए वो किसी भी बुक के लिए GS1, GS2, GS3, GS4 के लिए एनालिटिकल होनी चाहिए। ये क्या होता है बेसिकली और ये कैसे डेवलप होती है? और ये क्या यूपीएससी की डिमांड है या आप खुद अपनी मेथड के लिए बोल रहे हैं या खुद यूज़ करते हैं आप तो इसलिए जो है ये चीज़ आती है? बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि इस अप्रोच को डेवलप करना भी बहुत मुश्किल है। ये अप्रोच एक दिन में नहीं आती है, इस अप्रोच के लिए काफ़ी समय लगता है। बट हम डेवलप कर सकते हैं और यूपीएससी की डिमांड के मुताबिक ये अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आपको ये बातें बोल रहा हूँ, आप इन फ्यूचर इसका इस्तेमाल करेंगे और आप आई होप अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा चेंज भी कर दीजिएगा। जब हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की तो यूपीएससी में ही ये सारा कुछ दिया रहता है। यानी कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में ऐसा क्यों पूछा जाता है और क्या है? तो आज मैं कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस करूँगा, एक वीडियो बना रहा हूँ मैं और मैं लिखूँगा भी और अपनी कॉपी पे आप मेंशन भी कीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी टीचर ने बहुत ही फ्रीली यूट्यूब पे इसके बारे में कोई बात की है, बट आई नो द पैटर्न, आई नो द डेप्थ ऑफ दिस एग्ज़ामिनेशन एंड मोस्टली द डिमांड जो है वो किस तरीके से होती है। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, प्लीज़ अपनी कॉपी पेन अपने पास रखें। खाली सुनने से काम नहीं होता है। हमारे समय भी यही गलती होती थी कि टीचर बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। हम अगर लिख लें उसको और समझ लें तो वो हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब देखिएगा आप कि ये आपको इन फ्यूचर में बहुत काम देगा। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अभी मेरा एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च हो रहा है। इस एनसीईआरटी के कोर्स में भी मैंने यही कोशिश की है कि मैं एनालिटिकल अप्रोच के साथ जाऊँ और ये एक न्यू कोर्स है एंड मेरे साथ और भी एजुकेटर जुड़ रहे हैं जो इसको ऑन टाइम फिनिश करेंगे। पहला लक्ष्य मेरा यही है कि मैं एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली फिनिश करूँगा और इसमें आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप रहेगा। यहाँ पे आपकी आंसर राइटिंग वगैरह चेक होगी। तो जितने भी बच्चे अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं या उनको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, दे कैन कॉल मी, माय नंबर इज़ देयर, मैं नंबर भी मेंशन कर दूँगा। और साथ में ही मैं कोर्स 3 पैक कोर्स जिसे मैंने नाम रखा है। एक स्पेक्ट्रम, उसके बाद अर्जुन देव, उसके बाद नितिन सिंघानिया और फिर पूनम दलाल। यानी कि 3+1 यानी कि 4 बुक्स हो जाती हैं। इन सबको रीड करेंगे और ये हमारी ये पूरा पैक आएगा। आप इसमें जुड़ सकते हैं और ऑन टाइम जो है ये पूरा किया जाएगा। दिस विल बी अ बाइलिंगुअल कोर्स। So those who really want to join these courses, both NCERT and these 4 pack of history, so please do let me know. मुझे मैसेज कर सकते हैं आप और ये कोर्स अनअकैडमी पे ही होगा, मेरे अंडर होगा और मेरे साथ कुछ टॉप एजुकेटर्स भी जुड़ेंगे एंड आई होप कि आप स्पेशल क्लासेस भी ले रहे हैं
तो जिन जिन बच्चों को ये कोर्स लेना है, एक बार प्लीज़ आप अपने नंबर जो है आप कॉल कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको बेनिफिट दे इन फ्यूचर भी, और जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो वैसे भी ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं सुहेल सर से, एंड होपफुली कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिले और आप इसको इन फ्यूचर भी यूज़ करें। अब सबसे पहली बात है कि सर, जब आप एनालिटिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं तो ये क्या होती है और किस तरीके से डेवलप होती है, इसके बारे में पूरी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बच्चों ने काफ़ी बार देखा होगा, तो इस टर्म को हम जब यूज़ करते हैं, एक टर्म जो यूज़ की जाती है, इस टर्म को लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच। अब बहुत बार इसके ऊपर मैं काफ़ी बार क्लास में भी चर्चा कर चुका हूँ, और मैं बात भी बार-बार करता रहता हूँ कि ये अप्रोच आप डेवलप करें, और इस अप्रोच का क्या फ़ायदा होने वाला है आगे इन फ्यूचर, और क्या आप लोग इसका कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्या यूपीएससी के लिए ये अप्रोच बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसमें डिटेल में बात करेंगे आज। समय भी है, और आप लोग उम्मीद करूँगा कि आप इसको अपनी कॉपी पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले सर, ये एनालिटिकल का जो शब्द होता है ना, इसको इंग्लिश में अगर हम देखें और हिंदी में भी देखेंगे, तो एनालिटिकल किससे बोला जाता है? एनालिटिकल बोला जाता है, याद रखिएगा, यूजिंग, किसी भी चीज़ का यूजिंग। अब क्या यूज़ करना है? केयरफुल। अब देखिए ये खुद बोल रहा है, यूजिंग केयरफुल। एग्जामिनेशन, किसी चीज़ का एग्जामिनेशन करना। हम भी जो पढ़ रहे हैं उसका एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिनेशन। किस चीज़ का एग्जामिनेशन करना है? इन ऑर्डर। क्यों कर रहे हैं आप एग्जामिनेशन? इन ऑर्डर, ताकि हम लोगों को क्या फ़ायदा मिले? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाएँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, एक तो होता है पढ़ना, और अंडरस्टैंड, या फिर उसको एक्सप्लेन करना, सही ढंग में एक्सप्लेन समथिंग। अब देखिएगा, आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल वही हुआ जो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। हिंदी में जो बच्चे इस एनालिटिकल अप्रोच को देखेंगे या समझने की कोशिश करते हैं, आई होप मैं इसको सही लिख पा रहा हूँ। इसको कहा जाता है विशेष, विश्लेष, विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक। आई होप स्पेलिंग ठीक होगी तो आपको समझ भी आ जाएगा। आत्मक, विश्लेषणात्मक अप्रोच, तरीका। अभी देखिएगा, इसमें ये पॉइंट जो यूज़ कर रहा है, ये खुद कह रहा है कि आप लोगों को जब भी आप यूपीएससी के लिए तैयार हो रहे हों, तो यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा केयरफुल मीनिंग, केयरफुली एग्जामिनेशन। एक होता है बोल दिया, एक होता है केयरफुली एग्जामिन करना, उस चीज को पता करना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो, या उसको एक्सप्लेन समथिंग। हर जगह ये चलता है, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में इस सोच का बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अप्रोच का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड मैं आपको क्लियरली बात बता देता हूं कि अगर आपके पास ये सोच नहीं है तो आप अपना समय जाया कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाऊंगा। जब हम लोगों को आइडिया आता है यूपीएससी का, यानी कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करने की सोचते हैं, तो ये एक आइडिया है बेटा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा आइडिया आता है आपके पास। व्हेन द आइडिया ऑफ यूपीएससी कम इन योर माइंड, यू शुड हैव अ क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द पैटर्न। तो फिर जब इसमें अगर आप आ ही चुके हैं तो आपको इसका पैटर्न भी पता होना चाहिए। अब अगर इसको पैटर्न के बिना आप पढ़ते हैं तो फिर आप लोग अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, अपने समय के साथ, या आप जो चीजें कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। अब इसका पैटर्न जो है, यूपीएससी एग्जाम जो है, ये आपको क्या बताती है, ये एग्जाम क्यों होता है? तो ये एग्जाम आपका टेस्ट करता है। किस चीज का टेस्ट करता है? ये एग्जाम टेस्ट करता है डेप्थ नॉलेज। एक होती है नॉलेज, एक होती है डेप्थ नॉलेज, याद करिएगा। अब ये आपको चेक करेगा डेप्थ नॉलेज। अब डेप्थ नॉलेज का मतलब क्या होता है? गोटा मारना, बार बार उसको लिखना, या फिर रट्टा मार के जो तरीके आप करते हैं, ये है डेप्थ नॉलेज, ये है डिमांड इस एग्जाम की। अब जो डेप्थ नॉलेज के साथ साथ, मतलब पूरी तरीके से जानकारी, लेकिन इस डेप्थ नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। अब देखिए फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास
इस नॉलेज को यूटिलाइज करने का तरीका नहीं है। यूटिलाइज मतलब अगर आप इस नॉलेज को एनालिसिस नहीं कर पा रहे, यानी कि इस नॉलेज को आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, एनालिटिकल नहीं कर पा रहे, एनालिसिस नहीं कर पा रहे, यानी कि पैटर्न ये कहता है कि डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन डेप्थ नॉलेज आती है एनालिसिस से। एनालिसिस करने के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा गिर जाता है, ये वाला पैटर्न है ना, तो यहाँ पे बच्चा डेप्थ नॉलेज की ओर नहीं जाता है, यहाँ बच्चा टर्न होके, जो कि नहीं होना चाहिए, यहाँ से निकलता है और ये क्या करता है, एक नॉलेज लेने के लिए जाता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक नॉलेज। देखिएगा, स्टैटिक नॉलेज लेता है, क्या करेगा, बुक खोलेगा और बुक को पढ़ना शुरू करेगा, नोट बनाएगा और इतना पढ़ेगा कि उसको बहुत नॉलेज आएगी। एक वो बच्चा होगा जो डेप्थ नॉलेज लेगा लेकिन उसका एनालिसिस, ये वाला स्टूडेंट सिर्फ एक काम पे आता है, इसको ये पता होता है कि मुझे किसी तरीके से यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना है। स्टैटिक नॉलेज ये पैटर्न है, भारत की जनसंख्या इतनी है, पॉपुलेशन के साथ प्रॉब्लम्स ये हैं, हमारी जो है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग लाइक वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, ये करना है, ये स्टैटिक पोर्शन भर रहा है अपने माइंड में। अब ये भर भर के इसने इतना कंप्लीट कर दिया, लेकिन दूसरा बंदा क्या कर रहा है, वो इस रास्ते को डेप्थ नॉलेज में लेके जाएगा। ये जब भी पढ़ेगा ये भी वही वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ेगा, लेकिन ये नहीं पढ़ेगा कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गई, उसके बाद जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, उसके बाद इस नॉलेज को डेप्थ नॉलेज लेने के बाद ये एनालिसिस करेगा। एनालिसिस में ये एक चीज करता है, जब भी कोई बच्चा एनालिसिस करता है तो वो एक हमें क्या करता है, सजेशन के ऊपर आ जाता है, यानी कि सजेशन देना शुरू कर देता है। उसको ये लगता है कि सर अगर हम ये चीज करेंगे तो ये चीज हमें फायदा दे सकती है, अगर हम ये करेंगे तो ये होगा, इस तरीके से रेक्टिफाई होगा, इस तरीके से फायदा। अब ये जो स्टैटिक पोर्शन वाला है ना, ये बार बार डेफिनेशन पे घूम के आएगा, ये सिर्फ एक ही चीज बोलेगा, हाँ सर अगर अगर डेफिनेशन का देखा जाए तो ये है, ये है, ये, यानी इसको, ये बियॉन्ड हो, जो ये स्टैटिक हो चुका है, ये इस दायरे से बाहर नहीं निकले। ये इतनी सजेशन देगा, ये यूरोप के बारे में भी बात कर लेगा, ये एशियन कंट्रीज के बारे में भी बात कर लेगा, ये टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात कर लेगा, ये रिमेडियल मेजर्स के बारे में, ये बार बार वही बात बोलेगा जो इसने बुक में देखी होगी, क्योंकि इसने स्टैटिक पोर्शन में देखा है। हाँ सर बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, इसने भी बुक यूज की, इसने उसको एनालिसिस किया और फिर इसके बाद इसके पास ये आ गई। इसी को कहा जाता है एनालिटिकल अप्रोच, और बार बार ये मैं क्लास में कहता भी हूं। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे यूपीएससी कभी भी जो है डायनेमिक पोर्शन जो होते हैं, अब यूपीएससी के पास एक बारे में आपने सुना होगा, ये जो डायनेमिक पोर्शन होते हैं, ये एक ऐसे डायनेमिक पोर्शन के ऊपर सवाल पूछते हैं कि बहुत लोगों को पहले तो सवाल ही समझ में नहीं आते हैं। अब पोर्शन, डायनेमिक पोर्शन जो होता है, यानी ये सवाल को तोड़ मोड़ के पूछते हैं, ये डायरेक्टली सवाल को नहीं पूछता है। यानी अगर इसको पॉपुलेशन के बारे में भी पूछना है तो ये क्या करेगा, इस बंदे ने भी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा है, इसने भी पॉपुलेशन के बारे में, अब ये कह रहा है कि पॉपुलेशन को, अब देखिए जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, इसने सम सिंपल सा डाल दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, उसका एक रीजन हमें ये भी लग रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर में उसका एक रीजन ये भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों के पास जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसका एक रीजन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी है। ठीक है, अब ये वर्ड इसने डाल दिया और फिर बोला कि इसको एक्सप्लेन करो। अब ये बच्चा जिसने ये बुक पढ़ी है, बुक के अंदर कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं हुआ। अब आ जाए इसके पास जिसने डेप्थ नॉलेज ली, उसके बाद इसने एनालिसिस किया, अब सजेशन भी दे रहा है, तो ये जरूर कहेगा हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम लोगों को बहुत सारा मेन पावर की जरूरत पड़ती है, तो रूरल एरियाज के लोग प्रेफर करते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे वो हमारे एग्रीकल्चर में काम करेंगे। अब ये फंसा, ये नहीं फंसा, क्योंकि इसने एनालिटिकल किया था, एनालिसिस भी किया था, क्योंकि डायनेमिक पोर्शन पहुंचता है। यूपीएससी हमेशा आपसे क्या डिमांड करता है, सही, दिस इज बिकॉज यूपीएससी वांट टू अपॉइंट ऑफिसर, ऑफिसर बनाना चाहता है, और ऑफिसर इनटू ए सिविल सर्विस। तो याद रखिए दिमाग क्या है, जो अप्लाई कर सके देयर नॉलेज इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो अपनी नॉलेज जो इसने यहां से हासिल की प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल कर सके, ऐसा कुछ करे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये क्या करेगा, इसके पास डेप्थ नॉलेज होगी, एनालिटिकल अप्रोच होगा, एनालिसिस होगा, सजेशन होंगी, ये कर लेगा। अब ये बच्चा जो है जिसके पास स्टैटिक नॉलेज है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो सकता,
ये एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्वर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बुक के अंदर रह के जो इसने पढ़ा, बुक ने इसको वो चीज दे दी जो बुक के अंदर थी, उसके बाहर नहीं निकल पाया। और यूपीएससी हमेशा आपसे कहता है कि अ, आप लोगों को बियॉन्ड जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। अब सवाल ये बनता है कि सर ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हो कि ये सारी चीजें, तो हमें किस तरीके से ये डेवलप होंगी? अगर आपको ये डेवलप करना है, पहली चीज आपको क्या करना है? गो बियॉन्ड। गो बियॉन्ड, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गो बियॉन्ड थियरी। अगर कुछ आप पढ़ते हो, यानी टीचर ने आपको पढ़ा दिया, उसके बियॉन्ड चले जाइए, उसके इर्द गिर्द मत घूमिए। टीचर ने अगर आपको पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको ये बताया कि इंडिया की जीडीपी की हालत अभी बहुत खराब है, ठीक है। फिर उसने आपको ये बताया कि ये जीडीपी जो ठीक करेंगे हम लोग, रमेश सिंह की बुक से निकाल लिया। फिर उसने आपको कुछ सजेशन दी कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके सब दे दिए। आपने क्या किया? आपने कॉपी मारा, आपने वो याद किया, और एग्जाम में वही आपने कॉपी पेस्ट किया। एक एनालिटिकल बच्चा जिसके पास सजेशन होंगी, जिसने बहुत ज्यादा सही से, वो इस तक नहीं रहे, वो टीचर को यहाँ पे, यहाँ तक टीचर को लेगा, उसके बाद ये टीचर को छोड़ना शुरू करेगा, ये बियॉन्ड करेगा इसको, ये वहां तक नहीं सोचेगा। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसने जैसे ही पढ़ा, अब ये क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल एम जिस जीडीपी पढ़ रहा है, तो इसने सर्च किया कि यूरोप के अंदर जब ये प्रॉब्लम्स थी, जब जीडीपी गिर रही थी, उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए। अब उनमें से भी, क्योंकि उनका भी जीडीपी गिरा था, तो उसने देखा कि नहीं सर, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, या माइग्रेशन को, या ट्रेड को, अब ट्रेड भी जो किया गया है, तो वो सर ट्रेड कौन सा ट्रेड होता है? अब ट्रेड के अंदर भी काफी सारे पर्सपेक्टिव हों, किस तरीके की ट्रेड होनी चाहिए। फिर वो पढ़ रहा है एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी कौन सा एग्रीकल्चर, हमें वो वाला एग्रीकल्चर करना पड़ेगा जिसकी डिमांड है। हमें माइग्रेशन करनी है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी हमारी अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम है। इस बच्चे ने भी आंसर लिखा, लेकिन इसने थोड़ा सा कंपैरिजन करके जो है अपने आंसर को बियॉन्ड कर दिया, थ्योरी के आगे चला गया है। सो मेरली नॉलेज, अगर सिर्फ नॉलेज रखनी होती है, तो ये क्या करेगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम फैक्ट बेस्ड हो जाते हैं। बस हमने बुक से पढ़ा, टीचर ने बोला, फैक्ट बेस्ड। और यू हैव टू नो द डिटेल ऑफ द यूपीएससी टॉपिक, सो ओनली थ्योरी वॉन्ट वर्क। थ्योरी आपका कोई काम नहीं करेगी। यू शुड अवेयर ऑफ द एप्लीकेशन, लर्निंग अबाउट द रूल। यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट व्हाट इज इम्प्लीमेंटेड एंड व्हाट इज द सर्कमस्टेंट, कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या सर्कमस्टेंसेज होंगे, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अगर एनालिटिकल अप्रोच की बात करेंगे, तो गेटिंग ए हैंग ऑन द बेसिस। सो नो नेवर ट्राई टू, हाँ यहाँ पे एक चीज बच्चे क्या करता है, गेटिंग हैंग हो जाता है वो, ए हैंग, बस उसके आगे कभी नहीं सोचेगा। हैंग होना ऑफ द बेसिस, वो कहता है कि मैंने बेसिस पढ़ लिए, अब मुझे मुझे मैंने एनसीईआरटी, जैसे बच्चा बोलता रहता है, सर मैंने बेसिस कंप्लीट करी, फिर वहीं पे हैंग कर दिया, फिर मुड़ता नहीं है, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे इसको ये लिखा गया है। यू नो टू नो द अबाउट द बेसिक्स कंसेप्ट। आपने बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर किया, दैट्स गुड। अब बेसिक कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर तो करेगी नहीं, ओनली देन यू कैन राइट अ गुड आंसर। सो बेसिक्स कंप्लीट करने के अंदर आपको हेल्प तो मिलेगी इफ यू अंडरस्टैंड बिफोर। अब आपको क्या करना है, फंडामेंटल चीजें जानने की। कोई, ये बहुत बार मैं क्लास में कोशिश करता हूं, हम इमीडिएट चीजों को देखते हैं, लेकिन हमेशा फंडामेंटल चीजों पे, यानी कि बैकग्राउंड के ऊपर जाइए। यू कैन एनालिस इट डीपर। और फंडामेंटल जब भी चीजें आप पढ़ेंगे, आप डीपर बनेंगे। डीपर यानी कि आपको बहुत डेप्थ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करता है, बेसिक जानता है, और फिर इमीडिएट के ऊपर अचानक से, अच्छा सर बेसिक मुझे पता चल गई, अब भारत की प्रॉब्लम ये है सर कि क्राइम रेट बहुत है, वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वुमेन, अभी अभी एक वुमेन एम्पावरमेंट हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, दैट्स अ इमीडिएट काज है। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों नहीं हो रही है सर? क्योंकि इसलिए नहीं हो रही है कि लोगों, गांव के लोग उनको जो है मौका, go for the fundamental, find out that there is always two reason, what will the back, go for the background। सर कि क्या कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव से तो प्रॉब्लम नहीं है क्या, और कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, विमेन्स की खुद की कुछ इश्यूज तो नहीं है? ये आपको डीपर बनाता है। अगली चीज, अगर हमें एनालिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा, एक चीज आपको अपने माइंड में डेवलप करने की करनी पड़ेगी, हाउ एंड व्हाई। ये सवाल आपको बार बार करना पड़ेगा, अपने हर क्वेश्चन के अंदर ये करना पड़ेगा, हाउ एंड वाई, हाउ एंड वाई, नॉट जस्ट व्हाट। कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चे, सिर्फ एक सवाल करते हैं, व्हाट। और ये जो वर्ड व्हाट है ना, ये आपको क्या कर देगा भाई, ये कन्फाइनेट करता है बस।
एक जगह रख देता है। और जब हम टीचर से भी जुड़ते हैं तो वही ये वोट करके तो बच्चा भी प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि आप हाउ एंड व्हाई पे जाए। अगर आप हाउ एंड व्हेन पे जाते हैं, व्हेन यू रीड अबाउट द टॉपिक, अंडरस्टैंड द हाउ एंड व्हाई, क्यों, कब, कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, आपने कोई रीडिंग आर्टिकल किया, न्यूज़पेपर पढ़ा, और न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा प्रोटेस्ट, मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोटेस्ट पढ़ लिया। अब आपने पढ़ा व्हाट, प्रोटेस्ट हो गया, अच्छा, ये खत्म हो गया, अच्छा अच्छा, एक बड़ा खतरा हुआ, इतने लोग मारे गए। तो ये हो गया ए, स्टूडेंट ए। अब स्टूडेंट बी की बात करिएगा, जब वो प्रोटेस्ट पढ़ेगा तो इसको यूज करेगा ऐसे, प्रोटेस्ट के साथ पढ़ेगा हाउ, कैसे हुआ, वाई, क्यों हुआ। अब ये जब पढ़ रहा है तो ये अपनी एंगेज करेगा, फिर ये अंडरस्टैंड करेगा गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या जो हुआ, इश्यूज हुए, वो उठाए, कंट्री रिगार्डिंग स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, अंडरस्टैंड कि कितने लोग जो है इसके इस प्रोटेस्ट के साथ, सम पीपल्स आर अगेंस्ट, कुछ लोग जो हैं इसके अगेंस्ट हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, ठीक है, कुछ लोग जैसे अभी फार्मर बिल हुई उसके बारे में कुछ अगेंस्ट हैं, कुछ फेवर हैं, वो दोनों के पर्सपेक्टिव को पढ़ेगा, इनका भी पढ़ेगा, इनका, क्योंकि उसको पता है मुझे क्या करना है। दैट विल, फिर उसके साथ ही इसको जब ये दोनों का पढ़ेगा तो इसको क्या पता चलेगा, इसको प्रोज एंड कॉन्स पता चलेंगे, इसके सारे प्रोज एंड कॉन्स पता करेगा, एंड यू कैन इवेलुएट इट बाय योरसेल्फ। फिर ये इवेलुएट करेगा कि यार मैं खुद देखूं क्या चीज है, तो ये अपनी एक जानकारी देगा कि मुझे ऐसा लगता है। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, तो ये फिर एक कंक्लूजन में क्या कर पाएगा, एक कंक्लूजन, बैलेंस कंक्लूजन कर पाएगा। अब इसका आंसर जो होगा बैलेंस होगा। अब एक वो बच्चा जो व्हाट पे आया, सीधा इसने देखा अच्छा लोग मारे गए, गवर्नमेंट ने ये किया, और ये बैलेंस जो आंसर देगा ना, वो कभी भी बैलेंस होगा ही नहीं, वो हमेशा एक तरफा होगा। सो ये एक वो बच्चा है जितना डिफरेंट तरीके से पढ़ रहा है, एंड आई होप आप इस बात से एग्री भी करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको इसके साथ एक और चीज करनी पड़ेगी, दैट इज द आई थिंक फिफ्थ पॉइंट, या एंगेज यूर ब्रेन। अपने ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करो। एक होता है कि बस वो रट्टा मारा, एंगेज इन ब्रेन गेम, ब्रेन गेम खेलनी पड़ेगी। ब्रेन गेम्स कैसे चलती है, लाइक आपने देखा जैसे पजल्स वगैरह होते हैं या कोई और चीज, वो आपकी लॉजिक और थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना शुरू करते हैं, और ये आपके एनालिटिकल माइंड को भी बढ़ाता है। एंगेज कैसे करना है ब्रेन में, फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे इमेजिनेशन इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव यूज करते हैं। इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी सवाल ऐसा उठा लिया, मिसाल के तौर पे हमने ये मान लिया कि सर, अगर, जैसे एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे, सर कोविड 19 ना होता, अगर कोविड 19 ना होता तो क्या कोई और वायरस होता, ये कहना गलत होगा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट कोविड 19 ना होता तो और भी कोई वायरस आ सकता था। अब ये मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपको इमेजिन करवा रहा है, ये आपको इतना इमेजिन करवा देगा, इतनी डेप्थ में ले जाएगा कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे सर कि इंडिया के ही ऊपर हम बात कर लेते हैं। सर हमें ये लगता है कि जब हम जियोग्राफी की, क्लाइमेट के ऊपर ही हम अगर बात कर लें, क्योंकि आजकल क्लाइमेट बहुत ज्यादा है, सर क्लाइमेट के ऊपर हमने बहुत सारी सबमिट की, बहुत सारी ये की, क्या आपको नहीं लगता सर कि क्लाइमेट एक अब एक ऐसा हमारे लिए एक मुद्दा बन चुका है, कि इतना इम्पोर्टेंट बन चुका है, क्या आपको नहीं लगता कि क्लाइमेट के ऊपर हम लोगों को एक टास्क फोर्स बनानी पड़े। अच्छा, सर आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट अगर ज्यादातर इसी तरीके से रहा, क्या आपको नहीं लगता है कि ये भी एक वायरस टाइप का ही बनेगा जो हमें इन फ्यूचर में जीने नहीं देगा। आपने खुद से सवाल बनाने शुरू कर दिए। आपको याद होगा इन 2080 ऐसे ही सवाल पूछे थे, अगर गांधी ना होता तो भारत का क्या होता, अगर अगर हमें स्मार्ट सिटी बनानी है तो क्या हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का हाथ ले सकते हैं, अगर स्वामी विवेकानंद की पॉलिसी को आज इंप्लीमेंट किया तो क्राइम रेट कम हो जाएंगे। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये इमेजिनेटिव ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है आपको। उसके बाद अगर आप जब भी एनालिटिकल अप्रोच को डेवलप करेंगे तो आपको मल्टी पर्पस, मल्टी टैलेंटेड होना, मल्टी प्रोंगेंट अप्रोच डालनी पड़ेगी, यानी कि आपको हर एक तरीके से सोचना पड़ेगा इन कनेक्शन के साथ। यानी आप एक तरीके से कभी भी किसी चीज को नहीं सुनते। फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपने क्या किया, एक बंदे ने पढ़ा, सर ये बहुत अच्छा हुआ, नहीं, नेवर। सर सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर था,
कोई भी ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ABCXYZ, ये XYZ जो आया सर, इस XYZ से हमें ये देखना पड़ेगा, अगर ये 50% लोगों को फायदा दे रहा है, 20% लोग इससे कोई फायदा नहीं ले रहे हैं, और जो बाकी के रेस्ट ऑफ लोग जो बचे 30%, उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें हर एक के बारे में सोचना है। अगर ये सिर्फ हमारी नीड को पूरा कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि इसकी सारी नीड्स पूरी हो गई। मेरी बात समझे? तो ये मल्टी अप्रोच होती है कि हम एक तरीके से चीज को नहीं सोचते हैं, हमें उसकी, हाँ, हम उसकी, ये कह सकते हैं, बैक में भी जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा, और हमें ईस्ट में भी, वेस्ट में, हर तरीके से देखना पड़ेगा। फिर हमें पता चलेगा कि वाकई ये सबके लिए ठीक था या नहीं था। अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि सर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा था या नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कुछ कहेंगे यार नहीं 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 होना चाहिए, कुछ कहेंगे होना चाहिए, कुछ। तो हमें इसका एक पूरी तरीके से मल्टी अप्रोच होना चाहिए, हम सारी चीजों पे सोचें। हम क्लाइमेट के साथ इसको जोड़ के सोचें, हम एजुकेशन के साथ इसको जोड़ के सोचें, हम पॉपुलेशन के साथ इसको जोड़ के, हम टेक्नोलॉजी के साथ इसको सोच लें, हम इसको ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ के सोच लें, हम इसको एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के देख लें, हम और चीजों के साथ, इसका एक मल्टीपर्पज। अगर आपने इसको सिर्फ एक दो चीजों से पढ़ा तो भाई वो एनालिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट। आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन, अपने आप से सवाल पूछिए, क्या जो मैंने पढ़ा, इफ यू रियली वांट टू डेवलप एनालिटिकल पावर, यू नीड टू आस्क क्वेश्चन। आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई थिंग्स आर दे वे देयर, ये क्यों ऐसा हुआ, ये कब हुआ, ऐसा क्यों हो जाता है। सच काज लाइक रूट काज, इससे आपको क्या पता चलेगा, आप रूट काज पे पहुंचेंगे कि भाई असल में प्रॉब्लम तो यहां पे थी। जितने सवाल आप अपने से कर सकते हैं, और एक रीजन, लाइक फॉर एग्जांपल आप इन्फेंटिसाइड क्यों होता है, फाइंड आउट ऑफ द रीजन। जितने सवाल आप कर पाएंगे, ट्रस्ट मी, यू विल डेवलप दिस अप्रोच, and this will approach will help you in your UPSC examination, and this approach will help you in the entirely all the GS paper, including history, including geo, including economy, including polity, including ethics, including science, including essay. Even it will help you in the interview. Trust me, if you don't know anything about the analytical approaches, you are going on a wrong track. And I hope that after this class, after taking this class, you will be able to understand that you need to develop this approach as soon as possible. And this is very simple. And this is very simple as compared to those who are just taking books and going for the static portion. ये नोट बना दिया, हो गया ये नोट। Think about beyond the level. ये ना होता तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो क्यों हुआ? Ask yourself here. So thank you so much for being with me. I hope this was like one of the interesting video I have made ever in my life, because I feel that when I started my journey being as a teacher, I always try to come up with a different perspective. I never ever confine my student in within the four wall of the class. I always tell them that go and search more. Not search in terms of Wikipedia, search beyond the level from your mind, because it will help you. Because आपके साथ लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, what is in unique in you, आपके अंदर क्या यूनिकनेस है, how you, एक सवाल जो आपसे आता है, एक अच्छा IAS ऑफिसर आप ही क्यों बन सकते हो, why not other, बाकी क्यों नहीं बन सकते। So I love you all from the core of my heart. प्लीज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा, और आज इस वीडियो को खत्म होने से पहले अपने आप से सवाल कीजिएगा, जिन टीचर्स के पास आप पढ़ते हैं, क्या आपकी एनालिटिकल अप्रोच नहीं हुई है, तो मेहरबानी करके उन चैप्टर्स को नए से पढ़ो और यूपीएससी के पैटर्न को देखो, फिर पता चलेगा कि सुहेल तुर्की सही कहता है कि नहीं कहता। सो थैंक यू सो मच फॉर यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। एंड मैंने आपसे कहा था कि लास्ट पे मैं आपको कुछ बता दूंगा। यदि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, so I'm going to start my NCERT course with the top educator on the Unacademy. Top educator means most top educator. And उनके साथ मैं हिस्ट्री साझा करूंगा, बाकी जियो पॉलिटी बाकी के टीचर्स भी पढ़ाएंगे, बट आई विल ऑल्सो बी देयर एंड आई विल टेक एज अ लीड कि आप लोगों के साथ रहूं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग फॉर फोर पैक ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम सारी बुक्स पढ़ेंगे, लाइक स्पेक्ट्रम। Apart from Spectrum, I'm going to complete Poonam Dalal, and from the Poonam Dalal to Nitin Singhania, that is very important, and the world history as well from Arjun Dev. And now from this 4 pack, आपको complete GS हो जाएगा ये आपका, ये मैं complete कर रहा हूँ।
और अगर आप इन दोनों कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज डू मैसेज मी ऑन 7006208719 यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉल मी बट आई रिमेन क्वाइट बिजी इन क्लास। आप कॉल करेंगे फिर भी आपको जवाब मिल जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इन दिस मंथ एंड सो होपफुली यू विल ज्वाइन देयर एंड आई एम टेकिंग सम स्पेशल क्लासेस एज वेल, सो डू ज्वाइन देयर। और आप यूपीएससी मेंटोर के ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। प्लीज डू मैसेज मी कि सर किसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम आपकी वीडियोस आती ही मैसेज आते हैं तो मैं उनके ऊपर ही कोशिश करता हूँ कि वीडियो बना लूँ। सो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बेटा। ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हैं, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड एट वेल। ये मैंने पहले कहा था, ये चैनल आपका है और आप जितना इसको यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। सो लव यू ऑल, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।